गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप सर्वे कर रहे हो, उसके बिहाफ पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे हो सकता है कि आपका इंजीनियरिंग वर्क हो सकता है कि आपका कोई मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो सकता है कि आप कोई सर्वे जो है मान लिया माइनिंग के लिए कर रहे हो सकता है कि आप जो है मान लिया कोई सर्वे आपने मिलिट्री पर्पस के लिए कर रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपने कोई नेचुरल फीचर्स के लिए कर रहे हो सकता है कोई आप बाउंड्रीज़ के लिए, मतलब पर्टिकुलर बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे सर्वेस हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कैडिस्ट्रल सर्वे क्या होता है, मरीन क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे से, ठीक है। तो दैट इज़ अगला जो टॉपिक है हमारा है दैट इज़ आएगा 1.5 पे आ जाएगा। दैट इज़ 1.4 तक हो गया ना, 1.5 पे आ जाते हैं। दैट इज़ ये टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्वे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्वे, ठीक है। पर्पस के हिसाब से हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन द सर्वे, या ब्रैकेट में लिख सकते हो पर्पस ऑफ सर्वे, पर्पस ऑफ सर्वे, पर्पस ऑफ सर्वे। देखिए ये क्या है ना कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं तो उनको डील करना जरूरी है। पहला है टोपोग्राफिकल सर्वे, फर्स्ट है टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। नाम में लिखा है टोपोग्राफी, ठीक है। ग्राफी का मतलब अध्ययन होता है, टोपोलॉजी आपने सुना होगा, टोपोग्राफी सुना होगा। टोपोग्राफी कुछ भी नहीं होता है कि जो भी हमारे अर्थ के नेचुरल फीचर्स हैं, दिस इज कॉल्ड टोपोग्राफी। हो सकता है कि आपके अर्थ के ऊपर रिवर की बात कर रहे हो सकता है माउंटेन की बात कर रहे हो सकता है फॉरेस्ट की बात कर रहे हो। इन सारे फीचर्स को हम लोग टोपोग्राफी के अंतर्गत कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले दिस सर्वे इज डन फॉर द पर्पस ऑफ, दिस सर्वे इज डन फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। दीज आर सर्वे यूज टू, these are the survey, these are the survey, these are the surveys used to obtain maps which shows details of नेचुरल एंड मैन मेड, नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल एंड मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड, नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स, ठीक है। मैन मेड का मतलब है हो सकता है आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो मैन मेड हो जाएगी। मैन मेड फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग एलिवेशन, ऊंचाई को भी कंसिडर करेंगे। मतलब कि ये भी बता देंगे, टोपोग्राफी सर्वे हो रहा होगा तो माउंटेन की कितनी हाइट है वो भी आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग एलिवेशन इंफॉर्मेशन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर इसमें करें, दूसरा पॉइंट निकल के आता है, इसमें जो स्केल कंसीडर करते हैं हम लोग हैं, मतलब टोपोग्राफी सर्वे में जो स्केल होता है, कल को ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो ये होता है 1:25,000। अब स्केल का टॉपिक अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1:25,000 टू 1:1, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, ठीक है, 10 लाख।
तो इतना स्केल आपको रखना है नेचुरल फीचर्स में, ध्यान रखिएगा। नेचुरल फीचर्स में स्केल थोड़ा सा आपका जो भी रखा जाता है वो स्केल छोटा रखा जाता है। कभी भी जा करके आप देखिएगा, वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी देख लो, इंडियन मैप देख लो, छोटी सी रिवर दिखा दी जाती है, छोटा सा लेक दिखा दिया जाता है, छोटा सा माउंटेन दिखा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्केल बहुत छोटी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एसएससीजी में ये भी बना देता है, 4 स्केल बना देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सी स्केल सबसे बड़ी है और कौन सी स्केल सबसे छोटी है। तो ध्यान रखिएगा, जितना अपान में ज़्यादा होगा, जितना अपान में ज़्यादा होगा उतना ही स्केल आपका क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन करेंगे स्केल के लिए, परेशान भी नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख लो कि अगर किसी भी मैप में अगर आप उसके एलिवेशन को नहीं बताते हो तो उसे लैंड मैप बोलते हैं। इफ मैप्स विथआउट elevation, it is land map survey, it is land map survey only। ठीक है, लैंड मैप सर्वे ओनली। तो ये बात इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। देखिए कई होते हैं लेकिन हम सारे तो नहीं पढ़ेंगे, जो मेन है सब लगभग बात कर लेंगे, उसी के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे नाम में लिखा है, एज आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको सर्वे इलेक्ट्रिकल वाला थोड़ी सर्वे करने आएगा, सिविल इंजीनियर हो तो सिविल इंजीनियरिंग ही सर्वे करेगा। तो इंजीनियरिंग सर्वे नाम में लिखा है, जो इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग सर्वेइंग। जैसे सपोज दैट आपको मान लिया कोई रेलवे ब्रिज बनाना है या रेलवे ट्रैक बनाना है या डैम बनाना है, ये सारे पर्पज़ के लिए आप यूज़ करोगे तो दिस इज़ कॉल्ड आपका हो जाएगा, दैट इज़ दीज आर यूज फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स, these are used for engineering works जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपको हाईवे बनाना है तो ये हाईवे के अंतर्गत आ जाएगा, हाईवे है, डैम है, ठीक है, डैम हो गया, सीवर लाइन है, उसके बाद में रेलवे है, ठीक है, रेलवेज है, ब्रिजेस हैं, तो ये सब इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है, ब्रिजेस एटसेट्रा। तो ये पर्पस आपका निकल के आता है इंजीनियरिंग के लिए। तो आपको एग्जाम में ये लाइन लिखी मिलेगी, हाईवे, डैम, सीवर लाइन, रेलवे, ब्रिज, इन सब के लिए कौन सा सर्वे यूज करोगे, 4 ऑप्शन बना के दे देगा और आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्केल की, तो स्केल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट इज़ स्केल 2-3 के लिए लिखा देता हूँ स्केल। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो स्केल आपको यहाँ पे बड़ा रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग आपको समझना होता है, एक सिंपल आदमी को भी बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए एक मिस्त्री है, ठीक है, जो मकान बनाता है, उसको आपने दिखाया कि भैया ये मकान में यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे विंडो है, तो वो अगर बहुत छोटा लिखा होगा तो समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा ना। जैसे उसको एक मान लिया कोई आप मिस्त्री है, उसको आप इंडियन ज्योग्राफी का मैप दे दो या वर्ल्ड ज्योग्राफिक दे दो और उससे आपसे कहो कि ये वाली फलानी लेक आप ढूंढ दो, नहीं ढूंढ पाएगा उतनी जल्दी। और लेकिन वही बिल्डिंग का मैप होगा ना, तो उसमें बड़ा बड़ा दिया होता है, उसको स्केल जो होता है लार्जर होता है, तो वो आसानी से पहचान लेता है कि भैया ये 9 इंची दीवार है, ये दरवाज़ा यहाँ पे है, ये बाथरूम यहाँ पे है, वो समझ में उसको आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, दैट इज़ बिल्डिंग के केस में स्केल थोड़ा लार्जर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो बिल्डिंग के केस में जो स्केल रखा जाता है 1:50 से लेकर के 1:2 आपको 200 रखना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग के केस में आपको स्केल थोड़ा लार्जर रखना पड़ता है। क्यों? लार्जर स्केल को समझना जरूरी है। जितना बड़ा आपका जो चार्ट बन के आता ना, आपने भी ड्राइंग का काम किया होगा फर्स्ट ईयर वगैरह में, तो ड्राइंग पे आपने स्केल मानते थे, तो ड्राइंग को वहाँ पे लिखते थे ना, तो जब बनाते थे तो यही स्केल मान के रखते थे आप। कभी 1/50,000 60,000 नहीं माने होंगे, वो वहीं पे चलता है, मैप में चलता है। कभी इंडियन ज्योग्राफी जब कमरे में मैप लगा हो ना, या देखना आपके नीचे स्केल के बारे में कुछ इसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। एक रेंज मैंने बता दी तो इसी के बीच में ही लाई करेगा, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेस एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए जो बात करते हैं, जैसे ब्रिजेस है, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव कई परीक्षाओं में पूछ सकता है। ब्रिजेस एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, इसमें जो लिया जाता है लगभग आपका 1:500 से लेकर के 1:, ये यहाँ से लेकर के दैट इज़ टू 1:2500। यहाँ पे भी जो ब्रिजेस का काम होता है, यहाँ पे भी स्केल जो है थोड़ा लार्जर ही रखा जाता है कि ब्रिज का जो भी आपका प्लान व्यू होता है वो सब देख करके स्केल आपका मैप बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक फीचर को जल्दी आसानी से समझना होता है, ठीक है। बाकी इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप है, इसमें बहुत सारे फीचर्स एक ही मैप में दिखाना होता है, तो स्केल अगर बड़ा कर दोगे तो मैप आ ही नहीं पाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाईवे में जो आप कंसिडर करते हो, मैं लिखा देता हूँ, दैट इज़ हाईवे, हाईवेज में 1 दैट इज़ 1250 से लेकर के ये लाई करता है 1:2, सॉरी ये 1:50,000, मतलब हाईवे में क्या है ना कि हाईवे अगर बनाना है तो एक लाइन से भी दिखाया जा सकता है, तो वहाँ पे स्केल आप दिखा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे स्केल लार्जर रख सकते हो। बट ब्रिज के केस में आपको थोड़ा स्केल जो है थोड़ा आपका अच्छा रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा ब्रिज और बिल्डिंग के केस में। क्यों? क्योंकि उसको ब्रिज को समझना ज़रूरी होता है। अच्छा मान लें कि रोड का है, रोड का आपने एक लाइन बना दिया, समझ में आ गया भैया रोड जा रही है, छोटी बना दो बड़ी बना दो समझ में आ जाएगा। लेकिन ब्रिज अगर कहीं पे बना है तो उसको हर एक पार्ट को समझना होगा, कहाँ पे पियर लगाना है, कहाँ पे आपको वायर लगाने हैं, कहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज बनाना है, कहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे स्केल थोड़ा आपको लार्जर रखना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं 1200 से 50 से लेके कितना हो सकता है 50,000 तक, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सर्वे की बात करता हूँ, दैट इज़ इंजीनियरिंग सर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सिटी सर्वे। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, नाम में लिखा हुआ सिटी सर्वे। सिटी सर्वे, it is done for following purpose, कोई सिटी है, सिटी में आप क्या क्या देखते हो, सीवर लाइन कैसे बिछाना है, वाटर सप्लाई कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इट इज़ डन फॉर द फॉलोइंग, लाइक वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई, सीवर लाइन है। बाकी रोड्स वगैरह जो इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, जैसे जो भी आपकी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, स्ट्रीट्स, ठीक है, रोड्स इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जो भी शहर के अंदर रोड्स बनती हैं गलियों में, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये आ जाता है किसके लिए, सिटी सर्वे में। तो वाटर सप्लाई को ध्यान देना होता है, सीवर लाइन पे ध्यान देना होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ जाती हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कैडेस्ट्रल सर्वे। फोर्थ वन इज़ कैडेस्ट्रल, दैट इज़ कैडेस्ट्रल सर्वे। इसमें कोई स्केल लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कैडेस्ट्रल सर्वे। इसको जल्दी से लिखते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, ये हमको ये बताता है कि किसी भी क्षेत्र की उसकी बाउंड्री लाइन को लोकेट करता है। दिस सर्वे आर यूज्ड टू, दिस, ये बहुत पूछा जाता है, दिस सर्वेज आर यूज्ड टू स्पेसिफाई or represent the property line or boundaries, प्रॉपर्टी की जो भी बाउंड्रीज हैं, प्रॉपर्टी की जो भी है आपकी बाउंड्रीज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये निकल के आ जाता है। तो दैट इज़ बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉपर्टी। या जैसे बात कर सकते हैं, जैसे आपका एग्जांपल ले सकते हैं, लैंड बाउंड्री हो सकती है, लैंड की बाउंड्री हो सकती है, लैंड बाउंड्री, ठीक है। जैसे अब कहीं पे आपको प्रॉपर्टी की शिफ्टिंग करनी है, प्रॉपर्टी शिफ्टिंग, जैसे गांव में चकबंदी होती है, तो वो भी आपका कैडेस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, चकबंदी बोलते हैं,
चकबंदी, चक का मतलब होता है खेत और खेतों की बंदी करना। आपने देखा होगा गांव में चकबंदी होती है, क्यों होती है? जैसे आपके छोटे छोटे जो खेत के जो टुकड़े होते हैं ना, कहीं यहाँ है कोई खेत, वहाँ है कोई वहाँ पे, और आप इसको एक साथ अपने खेतों को करना चाहते हो ताकि आप उस पर एग्रीकल्चर अच्छा कर पाओ, पानी की व्यवस्था अच्छी कर पाओ, खेत की जुताई अच्छी हो पाए, सारी चीज़ों के लिए खेत की चकबंदी की जाती है, ठीक है। इससे इसको लैंड रिफॉर्म भी बोला जाता है। तो ये आपके जो भी है 40 साल बाद लगभग होती है, कहीं 40 साल बाद होती है, कहीं हो सकता है जल्दी होती है। तो ये 40 साल बाद चक की बंदी होती है। तो ये लैंड प्रॉपर्टी जो होती है ये आपकी कैडेस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें आपको एक ही एग्जांपल में मिल जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी लाइन होती हैं उनको डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। इसमें जो सर्वे यूज होता है वो स्केल जो यूज होता है वो 1000 से लेकर के 5000 तक यूज होता है। स्केल जो होता है 1:1000 से लेकर के 2 लेकर के 1:5000 यूज होता है, ठीक है। तो इसमें भी स्केल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैप इंडियन में। सबसे छोटा स्केल किसका रहेगा? इंडियन मैप का ही रहेगा, या जो भी मैप तैयार करते हैं उसका रहेगा। बाकी सबका स्केल जो है आपका लगभग बड़ा ही रहेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे या मरीन सर्वे। नेक्स्ट निकल के आता है 5वां हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, हाइड्रोग्राफिक, और इसको दूसरा नाम दे दो मरीन सर्वे। मरीन सॉइल भी पढ़े थे ना, जो बॉटम ऑफ द सी के जो भी होता है उसे मरीन सॉइल बोलते हैं। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे और मरीन सर्वे, इसकी बात कर लेते हैं। मरीन सर्वे तो ऐसा सर्वे जो भी आपका हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है, तो जो भी सर्वे हमारा सी बॉडी मतलब वाटर बॉडीज के नियर किया जाएगा, इट इज़ दैट सर्वे which is done near water body like, कौन कौन सी बॉडी हो सकते हैं? वाटर बॉडी लाइक सी हो सकता है, एग्जाम्पल सी, रिवर। मान लिया कोई ब्रिज बनना है तो वहाँ पे जब सर्वे चल रहा होगा ना, तो रिवर के आसपास जो सर्वेइंग कर रहे होंगे कि कितना डेप्थ है, कितना ऊंचाई पे है, क्या है, तो सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। रिवर, सी, पॉन्ड्स, कुछ भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, कैनाल्स, उसके आसपास का जो भी सर्वे होगा। मान लें कहीं पे कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाना है तो कैनाल के पास का जो सर्वे होगा, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लें वाटर वे बनाना है, इनलैंड बनाना है, कि मान लिया कि जैसे बनारस से जो हल्दिया से कोलकाता है, सॉरी जो इलाहाबाद से हल्दिया की तरफ जाता है ना वाटरवे, इंडिया का पहला इनलैंड वाटरवे है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई सर्वे करने की ज़रूरत पड़ेगी कि कितना मिट्टी हटाना ताकि शिप आसानी से चल सके, इस समय तो बनारस से चलता है, लेकिन इसका जो नाम है जो आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में, वो आपको जो भी है इलाहाबाद टू हल्दिया मिलेगा, ठीक है। तो ये एक आपका वाटर का इनलैंड है। ऐसे एक इंडिया यहाँ पे है, एक असम में भी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो ये भी निकल के आपका आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो सर्वे आप करोगे उसके नियर करोगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा हाइड्रोग्राफिक या मरीन सर्वे निकल के आ जाएगा, ठीक है, नियर द वाटर बॉडी। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दी। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे सबके बारे में अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। अच्छे से इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चल आगे आ जाते हैं। दैट इज़, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को और सारी चीज़ें बतानी हैं। ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टोपोग्राफी सर्वे क्या होता है, कैडेस्ट्रल क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, सिटी सर्वे क्या होता है, मरीन सर्वे क्या होता है, जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, माइनिंग सर्वे क्या होता है, ठीक है, मिलिट्री सर्वे क्या होता है, जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए जैसे आपको जो स्ट्रेटजिक
बाउंड्रीज होती हैं उनको पर्पज़ के लिए मिलिट्री सर्वे करते हैं, ठीक है। तो जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो उसका नाम आपका यहाँ पे आ जाता है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, दैट इज़ नेक्स्ट सर्वे क्या निकल के आता है उसके बारे में बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ चलो नेक्स्ट निकल के आता है कैडेस्ट्रल हाइड्रोग्राफिक पढ़ रखा है। नेक्स्ट सर्वे आपका निकल के आता है दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे या एस्ट्रोनॉमिकल, जो भी वो नंबर आपका 5 तक हो गया, 6 नंबर एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। नाम में लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल, खगोल विज्ञान, ठीक है। अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी बातें होंगी दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो इसके बारे में डील करते हैं, ठीक। इन दिस सर्वे पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, इन दिस सर्वे पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, position of any point that is latitude, जैसे आपको लैटिट्यूड बताया जाता है दैट इज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लोकल मीन टाइम, local mean time is determined with the help of astronomical observation, astronomical ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ती है आपको, तभी आप बता पाओगे, ठीक है। हमारे चैप्टर में एस्ट्रोनॉमी है ही नहीं, बस इतना जानना है कि होता क्या है, ठीक है। चल नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे, दैट इज 7th इज जियोलॉजिकल सर्वे। देखो नाम में लिखा है जियोलॉजी, जियोलॉजिकल सर्वे मतलब अर्थ के जो भी जियोलॉजी है, जैसे आपने अर्थ में पढ़ा होगा ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे वाली को मेंटल बोलते हैं, उसके नीचे वाले को कोर बोलते हैं। इसमें इसके अर्थ के क्रस्ट पे कौन सा मेटल ज़्यादा पाई जाती है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, अर्थ क्रस्ट पे एलिमेंट पूछा हूँ। उसके बाद में दूसरा आता है सिलिका, फिर आता है एल्यूमिना, ऐसे फिर आयरन, ऐसे आर्डर पूछ लेता है। जो आपको ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। अर्थ के कोर पे सबसे ज़्यादा निकिल और लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकिल और लोहा, वो पिघलता रहता है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के बता दिए मैंने। तो जियोलॉजिकल उसकी स्टडी करना है, अगर आपको उसकी स्टडी करना है, सर्वे करना है, ठीक है, कि उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, अर्थ के कोर के अंदर कौन सी पाई जाती है, ये सब आ जाएगा जियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो सब बताते हैं, ठीक है। दीज आर यूज्ड टू ऑब्टेन, दीज आर यूज्ड to obtain information about different strata of earth surface, different strata of अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटा को आप और भी लिख सकते हो लेयर्स, स्ट्रेटा को एक दूसरा नाम दे सकते हो लेयर। सपोज दैट अर्थ का कोर मैं बना रहा हूँ, ऐसे दिखाया जाता है ना ज़्यादातर, इस तरीके से ऐसे ही करके ना, ये अर्थ क्रस्ट होता है, दिस इज अर्थ क्रस्ट,
इसको मेंटल बोला जाता है, दैट इज़ मेंटल, ठीक है। और ये अर्थ का कोर होता है, इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है। कोर में सबसे ज़्यादा निकेल और क्या मिलता है, आयरन मिलता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पे आपका सिलिका, फिर एल्युमिनियम होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी में मिल जाएगा, ठीक है। मेंटल क्वेश्चन में इसमें सबसे ज़्यादा जो से अगर बात करोगे तो इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ये सारे पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोर में निकेल पाया जाता है। इसमें आपने पढ़ा होगा जो कोर होता है उसे निफे बोलते हैं। निफे का मतलब होता है निकेल प्लस आयरन होता है, ठीक है। ओके चलो, तो निफे हो गया। ऐसे और भी नाम होते हैं जिसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, उसका भी नाम होता है सियाल बोला जाता है, इसको सियाल बोला जाता है। ऊपर वाली परत को क्या बोला जाता है, शियाल। शियाल सियाल क्यों बोला, सिलिका प्लस एल्युमिनियम हो गया। निफे क्यों बोला, निफे, दैट इज़ निफे। निफे निफे इसलिए बोला क्योंकि निकेल और क्या है, आयरन है। तो ऐसे सबके नाम पड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे मेंटल में भी जो कुछ होता है उसको नाम दिया जाता है। तो इसकी स्टडी करना है ना, इसकी डेंसिटी अलग होगी, हो सकता है इसका जो डेंसिटी ρ1 कुछ और हो, इसका डेंसिटी ρ2 कुछ और हो, इसका ρ3 अलग हो। तो डिफरेंट स्ट्रेटा की बात करते हैं, हर एक परत की बात करते हैं, उसकी परत में क्या डेंसिटी होगी, कौन सा मेटल पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जियोलॉजिकल सर्वे, सिंपल, ठीक। तो नाम में लिखा है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ सर्वे आपके बारे में यहाँ पे बात कर ले। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री नाम में लिखा है, बाकी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे जहाँ पे नाम में लिखा होगा जिसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं ना, वो नहीं पूछेगा एग्जाम में। पूछेगा कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, वो सब पूछेगा आपसे। तो मिलिट्री सर्वे इट इज़ डन फॉर मिलिट्री पर्पसेस। मिलिट्री पर्पसेस, इट इज़ डन फॉर मिलिट्री पर्पसेस। किसके लिए करते हैं, मिलिट्री पर्पसेस के लिए करते हैं, ठीक है। मिलिट्री पर्पस लाइक दैट इज़ स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक जो बाउंड्रीज होती है ना, जैसे भारत पाकिस्तान LOC है, ये सारे बाउंड्रीज, तो उनके लिए भी सर्वे होता है। स्ट्रेटजिक बाउंड्री, स्ट्रेटजिक मतलब सामरिक तरीके से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बाउंड्री, इसीलिए तो लड़ाई उड़ाई होती रहती है इनकी, जो बाउंड्रीज़ का लफड़ा रहता है ना, इसी के कारण गोलाबारी जो भी पाकिस्तान पे करता रहता है, इंडिया करता रहता है, जो भी चलता रहता है, तो स्ट्रेटजिक बाउंड्री इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट 9 निकल के आता है, दैट इज़ माइनिंग सर्वे। माइनिंग सर्वे नाम में लिखा माइनिंग करते हो, ठीक है। इट इज़ डन फॉर किसके लिए करोगे, माइनिंग के लिए करोगे, तो इट इज़ डन फॉर टू एक्सप्लोर का मतलब होता है मिनरल को बाहर निकालना। जैसे कहीं पे कोयला दबा हुआ है, आपको पता नहीं कोयला दबा है, और आपको ढूंढ ढांड के आपने पता कर लिया भैया कोयला यहाँ पाया जाता है, यहाँ पे लोहा का एस्क पाया जाता है, यहाँ पे बिटुमिन पाया जाता है, यहाँ पे भैया जो है बॉक्साइट पाया जाता है, वो सब के बारे में एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो जियोलॉजिस्ट पहले जाते हैं, वो एनालिसिस करते हैं कि भैया यहाँ पे ये मिनरल पाए जा सकते हैं। जैसे अभी हाल में न्यूज़ में सुनने में आया था कि सोनभद्र में बहुत सोना है, तो वो उसमें जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, ठीक है। अब पता नहीं सोना है कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं हमको है, ठीक है। तो वो बात करते रहते हैं सोना इतना ज़्यादा है, फर्जी बोल देते कई बार इंडिया में। अब भरोसा नहीं रहेगा, न्यूज़ रिपोर्टर्स में भी है कि जो चीज़ बोलते रहते हैं सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द यूज टू ऑब्टेन द जियोलॉजिकल सर्वे। वैसे माइनिंग में क्या करते हैं, हमको यहाँ पे मिनरल्स को लेके आते हैं, पहले वहाँ पे खदान चलता है, खदान के बाद कोयला वोयला आता है, फिर फैक्ट्री में आता है, बॉक्साइट आया, उससे एल्युमिनियम बनाया गया। तो इट इज़ डन फॉर द टू एक्सप्लोर द मिनरल, ठीक है, मिनरल, ठीक है, टू एक्सप्लोर द मिनरल। ओके, मिनरल को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब उसको पहचानते हैं कि भैया यही मिनरल है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट इज ओर ऑफ, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम इज द, बॉक्साइट इज ऑब्टेन फ्रॉम, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, जल्दी मैं लिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, दैट इज एल्युमिनियम is obtained from bauxite ore, that is bauxite ore। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है बॉक्साइट ओर। ज्योग्राफी में कुछ भी पूछोगे बता दूंगा, छोटी छोटी बातें बॉक्साइट के बारे में पता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में रिजर्व है। यहाँ पे बॉक्साइट की, एल्युमिनियम की सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री आपको मिलेंगी, बॉक्साइट की एल्युमिनियम की जो फैक्ट्री मिलेंगी वो सबसे ज़्यादा आपको हिंडाल्को नाल्को कंपनी है, ठीक है।
ये सारी कंपनियां आपको उड़ीसा में मिलेंगी, क्योंकि उनको मटेरियल आसानी से मिलता है, और जहाँ पे कोई चीज़ मटेरियल आसानी से मिलता है, रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है, फैक्ट्रियाँ हमेशा वहीं पे लगाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि आपके पास कॉटन मिल लगाना है, तो क्या इलाहाबाद में लगाओगे? कॉटन मिल लगेगा गुजरात में, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे कपास की खेती अच्छी होती है, तो उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। अब पता चला कपास यहाँ उगा रहा है, फैक्ट्री वहाँ है, ले जाने में पैसा लग जाएगा, आपको तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फैक्ट्री वहीं पे लगाई जाती है जहाँ पे कोई चीज़ आसानी से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, टाइम कम लगे, पैसा कम खर्च हो, उन सब के बारे में देखते हैं हम लोग। तो बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम, मतलब इससे ऑब्टेन किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉन टेक में कुछ क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, जैसे मैंने आज बॉक्साइट का बता दिया, लूसेंट उठा लीजिएगा, केमिस्ट्री में जा करके एक बार सर्च कर लीजिएगा कि कौन कौन से ओर से कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि लेड में सिनेबार का होता है, लेड जो बनाया जाता है वो सिनेबार से बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे आयरन पायराइट से बनाया जाता है, ऐसे बहुत सारे ओर निकल के आते हैं, ठीक है। कॉपर पायराइट से बनाया जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारे ओर निकल के आते हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉन टेक में मिल जाएगा, तो इससे पढ़ाई से अच्छा रहेगा। तो मैंने एक चीज़ आपको हिंट दे दी, ऐसे ही गूगल पे सर्च कर लेना डिफरेंट, तो ऐसे याद कर लेना कि किस ओर से कौन सा मिनरल पाया जाता है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये बातें तो सारी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, तो जियोलॉजिकल हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, सारे सर्वे तो मैंने यहाँ पे बात कर ली, लगभग 9 बता दिए। मिलिट्री पर्पज़ के लिए करोगे, स्ट्रेटजिक पर्पज़ के लिए करोगे, ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट निकल के आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो उस पर भी ये डिपेंड कर जाता है। ये तो पर्पज़ के लिए था, अब किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो उसका नाम भी आ जाएगा इसमें। चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें भी कुछ बातें जल्दी से देख लेते हैं। दैट इज़ पहला है चेन सर्वेइंग, तो नाम में लिखा है चेन सर्वे, हर सर्वे के उसके नाम में लिखा होगा चेन सर्वे। चेन सर्वे को क्या बोला जाता है? अब भाई चेन है तो चेन से जो सर्वे करोगे उसे चेन सर्वे बोलोगे। तो यहाँ पे कुछ बातें निकल के आती हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चेन सर्वे में करते क्या क्या है? क्या एंगल निकालते हो? क्या नहीं, डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में जरीब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जरीब बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो चेन को क्या बोलते हैं? जरीब बोलते हैं, बाद में लिख दूंगा, चेन जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इट इज़ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग, इट इज़ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग, यह सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सर्वेइंग होता है। इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट, इन विच ओनली लीनियर, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करो, ओनली लीनियर मेजरमेंट, ओनली लीनियर मेजरमेंट, only linear measurement are done with the help of chain, with the help of chain or tape, ठीक है, चेन और टेप से करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख के आता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है, लेंथ विथ जो भी निकालना लेंथ ही निकालते हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलो, यहाँ पे एंगल की बात नहीं करेंगे। इन दिस नो एंगुलर, इन दिस सर्वे देर इज नो एंगुलरमेंट, देर इज नो एंगुलर measurement is taken, there is no angular, there is no angular measurement, there is no angular measurement is taken, यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट निकल के आता है, दैट इज कंपास सर्वेइंग, नाम में लिखा है कंपास सर्वेइंग। कंपास का काम क्या होता है? एंगल ही तो बताता है। तो सेकेंड वन इज कंपास सर्वे, किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज कंपास सर्वे की बात करेंगे, ठीक है। चल, तो कंपास सर्वे हम लोग क्या करते हैं? एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। इन दिस सर्वे डायरेक्शन बताते हैं। इन दिस सर्वे डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन, क्या बताते हैं? डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन।
डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ कंपास। किसकी सहायता से? कंपास। देखिए भाई, कंपास पुराने समय में जब आर्मी वाले होते हैं ना, जंगल में कहीं गए तो उनके पास कंपास होता है, तो अपने डायरेक्शन को इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब तो मोबाइल आ गए हैं, लेकिन कंपास फिर भी यूज़ करते हैं। हर जगह मोबाइल, गूगल काम नहीं करेगा या कुछ भी है। तो जैसे कोई बाहर जंगल में था पहले, तो डायरेक्शन पहले तो सन देख के पता कर लेते थे, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। इस तरीके से समय के अकॉर्डिंग सन इधर है तो अभी पूरब है, इधर जाएगा तो थोड़ा ये हो जाएगा। आते आते शाम को पश्चिम में ढलने लग जाता था, तो उससे डायरेक्शन पता करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय में टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो कंपास का यूज़ किया, इससे हम लोग डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, कंपास सर्वे एंड लेंथ आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चेन एंड length are measured with the help of chain or tape। ठीक है, चेन और टेप से हम लोग यह क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको राइट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लेवलिंग, प्लेन टेबलिंग क्या होता है, सबके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, नेक्स्ट सर्वे की बात करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड विद द, चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, दैट इज कंपास सर्वेइंग की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, लेवलिंग क्या होता है तो उसकी बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द दैट सर्वे। नेक्स्ट सर्वे इज लेवलिंग, जो भी है चेन सर्वे की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज थर्ड वन इज लेवलिंग। देखिए बेसिक यहीं से क्लियर होता शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवलिंग। ठीक है, चलो तो लेवलिंग क्या होता है? वी मेजर वर्टिकल डिस्टेंसेस, we measure vertical distances between vertical distance between various points in a vertical plane, इन आ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में जैसे आपका वर्टिकल मतलब एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, तो वर्टिकल प्लेन में बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन। ठीक है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, तो इसकी जो है लेवलिंग की इसमें बात होती है, इसमें वर्टिकल डिस्टेंस की बात होती है। नेक्स्ट निकल के आता है दैट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्लेन टेबल सर्वे। देखिए ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, बट फिर भी
जानना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन पता करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने वहाँ पे बात की। इन दिस सर्वेइंग plan or map is prepared by determining direction of various point। क्या बात करते हैं यहाँ पे? दैट इज रिलेटेड डायरेक्शन। यहाँ पे वेरियस पॉइंट जो भी हमारे रहते हैं फील्ड के ऊपर, उनकी डायरेक्शन बताते हैं, पॉइंट्स एंड देयर डिस्टेंसेस। तो डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन है, दैट इज वेरियस पॉइंट्स, डायरेक्शंस एंड देयर डिस्टेंसेस। तो ब्रैकेट में लिख देना इसके, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंसेस। तो ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन भी मेजर करते हैं, चेन लेके घूमते हैं प्लेन टेबल में, अगर आपने फील्ड में किया होगा, चेन लेके भी रखते हैं, डायरेक्शन भी मेजर करते हैं, दोनों बातें एक साथ चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट इज रिलेटेड विथ, चलो, और दैट इज, ये तो आपने कर लिया, their distances are determined with the help of chain or tape। तो distances are determined, ये जो distances हैं इनको determine करते हो with the help of chain or tape। डिपेंड करता है कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, जैसा आपके पास अवेलेबिलिटी हो, चेन का यूज़ करते हो या टेप का यूज़ करते हो। मान लिया बहुत कटीली झाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो टेप तो टूट सकता है, कट फाट सकता है, चेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है थियोडोलाइट सर्वे। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दिस इज 5th पॉइंट इज थियोडोलाइट सर्वे, इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आया, दैट इज थियोडोलाइट सर्वे, इसके बारे में बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चल, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, दैट इज थियोडोलाइट सर्वे। इन दिस सर्वेइंग, ये बेसिक जरूर है, लेकिन यहाँ से हो सकता है कि एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा हमको यहाँ पे देखना है। थियोडोलाइट में करते क्या है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा कि थियोडोलाइट में हम डिस्टेंस के साथ में एंगल भी पता करते हैं। तो इन दिस सर्वेइंग क्या करते हैं, इन दिस सर्वेइंग horizontal and vertical angle, horizontal and vertical angles measured with the help of थियोडोलाइट। जब थियोडोलाइट चैप्टर आएगा तो वहाँ पे थियोडोलाइट के बारे में बात करेंगे। एंड लीनियर मेजरमेंट are done with the help of chain or tape, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है टैकोमेट्रिक सर्वे, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज 6 इज टैक्योमेट्रिक सर्वे। इसमें टेक्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के यूज़ करते हैं, दैट इज टैक्योमेट्रिक सर्वे, ठीक है। ऐसी जगह पे टैकोमेट्री का यूज़ किया जाता है जहाँ पे चेन सर्वे नहीं किया जा सकता, ठीक है। inaccessible कोई पहाड़ी है या ऊंचा नीचा है कोई, ठीक है, तो वहाँ पे टैकोमेट्रिक सर्वे का यूज़ किया जाता है। इन दिस सर्वेइंग हॉरिजॉन्टल
surveying, in this surveying, horizontal and in this surveying horizontal and vertical distances and vertical distances are measured with the help of tachyometer, that is tachyometer, ऑप्टिकली का मतलब ये है कि जो ऑप्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग टैक्योमीटर में ऑप्टिकली मतलब एक लेंस लगा होता है। अब वो लेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक लेंस होता है, क्या होता है, वो सब बात करेंगे जब उस चैप्टर में पहुंचेंगे ना, तो डिटेल में बात करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, कल को एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब थियोडोलाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे एंगल की बात करते हैं, और जब हम टैक्योमेट्रिक की बात करते हैं तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। जहाँ पे चेन सर्वे मतलब आप इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, जहाँ पे मान ले झाड़ी है, जंगल है, और जहाँ पे नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे पहाड़ी है, जहाँ पे चेन लगाना मुश्किल है, वहाँ पे टैक्योमेट्री का यूज कर लेते हैं। बट जहाँ पे अगर आपको आसानी से चेन बिछाई जा सकती, प्लेन एरिया है, तो चेन बिछा के सर्वे कर लेते हैं। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ भाई? सबसे पहले चेन सर्वे आया, उसके बाद में चीज़ें बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उस हिसाब से हम अपने सर्वे को बढ़ाते गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करें थियोडोलाइट, तो यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही, तो मतलब थियोडोलाइट एंगल में ज़्यादा बात करता है, दैट इज़ वर्टिकल एंगल्स। एंगल्स के साथ में ये डिस्टेंस भी बताता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओनली बात किससे होती है, यहाँ पे बात होती है डिस्टेंसेस से बात होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट आते हैं, दैट इज़ ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूज्ड वेयर द चेन सर्वे इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़, नोट करके लिख लो, इट इज़ यूज्ड that places where chain survey is not possible, chain survey is not possible। जैसे मान लिया कि आपका रिमोट एरियाज हैं, हिली रीजन है, एग्जाम्पल हिली रीजन, ठीक है, माउंटेन्स हैं, हिली रीजन्स हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वैली है, दैट इज़ वैली है, तो ये सारी चीज़ें निकल के आते हैं, घाटी है, तो उस तरीके से निकल के आते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। ये कौन सा नंबर हो, 6 हो गया, 7th फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। इसकी बात कर रहे हैं, फोटोग्रामेट्रिक, नाम में लिखा है फोटो लेना है, फोटोग्रामेट्री, ग्रामेट्रिक का मतलब, मेट्रिक का मतलब मेजर करना, ठीक है, फोटो लगा के उसकी जो है चीज़ें, सारी चीज़ें मेजर करना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फोटोग्रामेट्री। इन दिस सर्वे the area is studied with the help of the area is studied with the help of photographs taken। फोटोग्राफ्स लेना पड़ता है, फोटोग्राफ्स। अभी गवर्नमेंट ने, पता है, एक स्कीम शायद स्टार्ट की है, मुझे नाम नहीं याद है, तो उसमें स्कीम में क्या किया कि अब ड्रोन की मदद से गांव की जो लैंड बाउंड्री है उसमें ड्रोन में कैमरा फिट कर दिया जाएगा, और उसके माध्यम से जो भी हमारी बाउंड्रीज हैं गांव की सबकी है, उसको उस ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। तो आप कोई भी डाल के देख लीजिएगा, जो भी गवर्नमेंट ने अभी ड्रोन के विद द हेल्प ऑफ ड्रोन जो लैंड सर्वे किया जाएगा, उसको एक योजना के नाम से आया है, तो जीएस में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो दैट इज़ फोटोग्राफ्स टेकन। फोटोग्राफ एरोप्लेन में क्या करते हैं, कैमरा लगा दिए जाते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। वहाँ पे करोगे, मान लें कहीं बरसात हो गई, पानी भरा हुआ, जा नहीं पहुँच सकते हो, वहाँ पे किया जाता है। इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ जनरली डन फॉर किसके लिए करते हैं, इनएक्सेसिबल एरिया, जहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता है। इट इज़ जनरली डन फॉर इनएक्सेसिबल, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, जंगल है, कुछ भी है, नदी है,
generally inaccessible areas or when area is large or when area is large and time available is less is less। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपको ज़्यादा एरिया कवर करना है, तब भी आप एरोप्लेन की मदद लोगे। ठीक है, इनएक्सेसिबल एरियाज़ का मतलब यहाँ पे है जैसे कहीं पे फ्लड आया हुआ, एग्जांपल मैं दे देता हूँ, दैट इज़ कहीं पे फ्लड है, ठीक है, फॉरेस्ट है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, फ्लड्स है, ठीक है, रिवर है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ओशियन है, तो बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की बात करेंगे। आज इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वैसे भी बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट हो गए। जो अगले लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। होल टू पार्ट करते हैं कि पार्ट टू होल करते हैं, उसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा ख़राब होता है, उसके बारे में डील करेंगे। फिर अगले टॉपिक में ही हम लोग स्केल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी स्केल्स होती है जिनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। आज के लिए जितना पढ़ा है, 4 लेक्चर हो चुके सर्वे के हैं, जितना पढ़ते जाओ रिवाइज भी करते जाओ साथ में। क्यों, टाइम है नहीं, साथ साथ रिवाइज करते जाओगे ज़्यादा याद रहेगा इस समय, क्योंकि अभी आपने हाल ही में पढ़ा है तो याद भी अच्छा रहेगा। तो जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। जितना पढ़ते जाओ रिवाइजन मतलब रिवाइज करते जाओ। सॉइल पढ़ रखा उसको रिवाइज करो, आपने स्टील पढ़ रखा उसको रिवाइज करो, साथ में जीएस को भी लेके चलो, रीजनिंग को भी लेके चलो, और टेस्ट सीरीज़ भी देते रहो। अच्छे से मेहनत करना है, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।